हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, इकोनॉमिक्स सीरीज के अंदर हम आज लेक्चर नंबर 16 पर हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हमने इकोनॉमिक्स को बहुत आसान भाषा के अंदर समझा था। आज आपको अगर हम नेशनल इनकम देखिए, नेशनल इनकम का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, बैंकिंग का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। इनके अंदर हमने इकोनॉमिक्स के बहुत गहरे गहरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझ लिए। इन्फ्लेशन भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है दैट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट नाम का नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 16 है और इसके अंदर हम एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, राइट। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया उड़ान बैच के थ्रू, जिसके अंदर आप 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर देख सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सिलेबस का कंप्लीट कवरेज यहाँ पर रहेगा। फ्री मेंस मेंटरशिप रहेगा, टॉपर्स क्लास एंड मेंटरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और वेल प्लान शेड्यूल के थ्रू आपको प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। ये सभी चीजें आपको सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आपको जो कोड यूज करना है वो है लाइव डीवी कोड। और ये बैच जो हो रहा है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कम समय बचा है। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि इसके अंदर ये जो उड़ान बैच है इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, राइट। जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी ऑप्शन है उनके लिए और भी अच्छी बात है कि 14,999 रुपए के अंदर उड़ान बैच प्लस ज्योग्राफी ऑप्शन ये दोनों आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको लाइव डीवी कोड यूज करना है और यहाँ पर भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपका पूरा यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शन अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। 7,999 रुपीज मात्र इतनी कॉस्ट है इस बैच की, ठीक है। आप यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पाथफाइंडर आपके लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक बोध बैच लेकर आया है, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक आपको उड़ान बैच के अंदर मिलेंगे, बट हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। स्लाइड्स भी इसके अंदर हिंदी में होंगी और जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो भी हिंदी के अंदर ही पढ़ाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसका भी फीस सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज है, ठीक है। तो देखिए हमारी टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। चलिए, हमने मॉड्यूल नेशनल इनकम पढ़ लिया है, हमने बैंकिंग पढ़ लिया है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम एक बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉड्यूल नंबर 7 एक्सचेंज रेट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बजट की तरफ चलेंगे, फिर टैक्सेशन एंड देन मॉनेटरी सिस्टम, फिर उसके आगे के मॉड्यूल्स अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता है मॉड्यूल फॉर्म के अंदर मैं आपको यहाँ पर अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट आज हम इसके अंदर समझेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट एक रिलेटिव टर्म है। दिस इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि इसको एक्सचेंज रेट को जब हम देखेंगे तो करेंसीज के बेसिस पे देखते हैं, बट इसके सामने कोई और करेंसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर अपनी बात स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक पर्सन है, बहुत ही वीक पर्सन है, ठीक है। और ये वीक कैसे है, क्योंकि इसके सामने आपको कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप कह पाएंगे कि ये वीक पर्सन है और ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप इसको वीक किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा उसके कंपैरिजन में आप उसको वीक कह सकते हैं। हो सकता है इसको आपने स्ट्रॉन्ग मैन कहा, पर इससे भी तो कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इससे स्ट्रॉन्ग हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी रिलेटिवली ही स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से करेंसी के अंदर जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो करेंसी होंगी, उसके बीच के एक्सचेंज रेट को हम यहाँ पर देखते हैं। उनके बीच में कौन स्ट्रेंथ है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है, वो अपन इसके अंदर देखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज रेट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि डॉलर एक हार्ड करेंसी है और रुपी हमारी करेंसी है। तो डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट देखिए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कौन ज्यादा वीक हो जाता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यू क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर समझेंगे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो रिलेटिव चलेगा। कोई एक दो करेंसीज होंगी, उनकी एक्सचेंज रेट की हम बात करेंगे। यहां पर हम जब भी पढ़ेंगे तो डॉलर और रुपीस करेंगे, क्योंकि डॉलर एक हार्ड करेंसी है और रुपी जो है दैट इज अवर करेंसी, इंडियन करेंसी रुपी, राइट। तो इस तरह से हम इसके अंदर लेकर चलेंगे, राइट। चलिए, तो इसके अंदर आगे हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये अमेरिका है ना, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं अभी अपन इसके, और ये है इंडिया। इंडिया के अंदर कोई एक पर्सन है रामलाल नाम का, वो यहां पर रहता है। तो आप देखिए ये रामलाल है, राइट। और यहां पर कोई पीटर नाम का पर्सन रहता है। रामलाल और पीटर के बीच में ही होगा सब कुछ होगा जो, राइट। पीटर यहां पर रहता है। तो रामलाल के पॉकेट में अगर आप जाकर देखेंगे ना, ठीक है, तो इसके पॉकेट के अंदर रुपीज मिलेंगे और वहीं पीटर की पॉकेट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर डॉलर मिलेंगे। अब मान लीजिए पीटर जो है ना, यहाँ पर क्या करता है, मार्कर बनाता है,
पीटर यहाँ पर मार्कर बनाता है, इसकी मार्कर की शॉप। अगर रामलाल को पीटर का मार्कर खरीदना होगा तो रामलाल उसको क्या दे रहा है, 100 रुपए ले जाकर दे रहा है। तो पीटर बोल रहा है भैया मैं रुपए नहीं लेता हूं, मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं चलते हैं, मुझे डॉलर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर रामलाल को पीटर से कुछ भी खरीदना होगा तो उसको डॉलर देना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज, अब तुम ऐसे बोलोगे डॉलर देना पड़ेगा, अब डॉलर कहां से लेकर आए, तो डॉलर के लिए रामलाल को क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि एक डॉलर आता कितने रुपए का है। मान लीजिए $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है ना, और पीटर और मार्कर का प्राइस है $2, $2 मार्कर का प्राइस है। तो पीटर क्या करेगा, 120 रुपए लेकर जाएगा, पहले उनको डॉलर में कन्वर्ट कराएगा आरबीआई से, ठीक है, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक को 120 रुपए देगा, प्लस कुछ कमीशन और देना होता है वो देगा, और उससे फिर डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराएगा। $2 उसके पास आ जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, पीटर के पास जाएगा और इसको $2 देगा, और इससे क्या ले लेगा, इससे मार्कर ले लेगा, है ना। तो ये जो होता है, ये जो एक्सचेंज है, ठीक है, ये एक्सचेंज करने के लिए जब भी कोई इंडियन जो है वो अमेरिकन से कुछ भी खरीदेगा या फिर कोई भी बाहर के प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है, कोई भी चीज को इंपोर्ट करेगा, तो उसको इस एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना होगा कि भाई $1 कितने रुपए का है, तभी जाकर वो उतने रुपए देकर उस डॉलर की चीज खरीद सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो भी ये ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड जो भी चलता है ना, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है कि $1 इज इक्वल्स टू कितना है, ये अपन को इसके अंदर देखना होता है। और दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सचेंज रेट। इसी चीज को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो एक्सचेंज रेट जब भी हम कहें कि $1, मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज है, ये अपन इसके अंदर कह रहे हैं, या फिर जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपए देकर आप $1 खरीद सकते हैं, कि अगर आपकी जेब में 60 रुपए हैं तो 60 रुपए देकर आप क्या कर सकते हैं, $1 खरीद सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 120 रुपीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब $1 खरीदने के लिए आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव 120 रुपीज टू परचेज अ डॉलर। तो आप यहां पर जब भी कहते हैं कि $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज की जगह अगर $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हो जाएंगे, तो यहां पे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ी, कौन ज्यादा मजबूत है इसके अंदर रिलेटिवली अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर कौन सा ज्यादा मजबूत है, सेकंड केस के अंदर देखिए तो कौन ज्यादा मजबूत है, यहाँ पे डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया है। यहाँ पर ये मत देखिएगा रुपीज 120 हो गया तो रुपीज मजबूत हो गया, नहीं, यहाँ पे रुपीज लुढ़क गया है, मतलब यहाँ पे रुपीज का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले 60 रुपए में $1 आ जाता था, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए हमको 120 रुपए देने पड़ रहे। तो समझ में आया कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि अगर यहाँ पर $1 इक्वल टू 60 की जगह $1 इक्वल टू 120 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि रुपीज की वैल्यू कम हो गई। इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं कि रुपीज का डीवैल्यूएशन हो गया, डीवैल्यूएशन हो गया। पहले इन टर्म्स को समझ लो, ठीक है। या फिर एक और टर्म है डेप्रिसिएशन। अब इनमें क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। डेप्रिसिएशन हो गया रुपीज का, इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आप समझे। पर दोनों के केस के अंदर ये होगा $1 इक्वल टू 60 रुपीज है, तो $1 अगर 61 हो जाता है, 62 हो जाता है, 63 हो जाता है, तो आप कहेंगे रुपी जो है वो डिवैल्यू कर गया, फिर डेप्रिशिएट कर गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमेशा ये समझो कि जब भी इस तरह का होता है, अब इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे एक्सचेंज रेट के इंक्रीज या देखिए रुपीस को स्ट्रेंथन होने से, डेप्रिशिएट होने से या फिर अप्रिशिएट हो जाता है रुपीस, तो इस केस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना। वो पूरा का पूरा अपन डिटेल के अंदर समझेंगे। अब ये समझो, ये तो हो गया क्या है, डेप्रिशिएशन के बारे में या डिवैल्यूएशन के बारे में। अब एक बात और समझो कि मान लीजिए $1 इक्वल्स टू 60 था, तीसरा केस ये ले लेते हैं, $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कौन स्ट्रांग हुआ, $1 इक्वल टू 60 था, $1 इक्वल टू 30 रुपीज हुआ, कौन स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे रुपीज स्ट्रांग हो गया। क्यों? पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब आपको सिर्फ $30, आप सिर्फ $30 निकाल रहे हैं और आप 30 रुपीज निकाल रहे हैं, 30 रुपीज निकाल रहे हैं और वो आपको $1 दे रहा है। पहले 60 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब सिर्फ 30 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। हम देखेंगे किसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर रुपीज अप्रिशिएट हुआ। तो इस केस के अंदर हम देखें तो रुपी विल डेप्रिशिएट, यहाँ पर रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है या फिर डिवैल्यू हुआ है। ये क्या होता है डेप्रिशिएशन डिवैल्यू, डिवैल्यूएशन बता देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन हुआ है या फिर अप्रिशिएशन हुआ है, ठीक है। इस केस के अंदर बेस वैल्यू अपन इसको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, इसी चीज को हमको यहाँ पर समझना है। अब इससे बहुत सारा सिस्टम में चेंज हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको पीटर और रामलाल का एग्जाम्पल दिया था, उनका पूरा ट्रेड
पलटने वाला है पूरा, राइट। कैसे, मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट एक्सचेंज रेट जो होती है ना, वो कई प्रकार की होती है ना। ये जो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज दिख रहा है ना, कल को ये $1 अगर मान लीजिए 65 रुपीज हो गया, तो ये होना, ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिफाइन की जाती है। एक होती है फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट मतलब कि मान लीजिए आज $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल देता नहीं भाई $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज होगा। जब ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने लग जाता है, ये बैंक मार्केट के ऊपर ना रह के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने लग जाएगा, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तब उसको अपन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल को उठकर ऐसे बोल दिया कि भाई आज $1 इक्वल टू 60 था, कल से $1 इक्वल टू 65 हो, परसों उठ के बोल दिया $1 इक्वल टू 50 होगा। तो ये जब भी रिजर्व बैंक काम करता है ना, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम को फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, जहां पर अंडर दिस एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक जब करता है इसको, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। और यही चीज जब मार्केट के थ्रू होती है, मार्केट के थ्रू होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब मार्केट के थ्रू कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले डेफिनेशन समझ लिए। अंडर दिस चेंज रेट, एक्सचेंज रेट, अंडर दिस एक्सचेंज रेट of various currencies are determined by the demand and supply of that currency in the market। यहां पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता सेंट्रल बैंक का। तो मार्केट कैसे करता है ये अपन थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वापस से इन डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं, राइट। चलिए ऐसे समझिए, यस। तो ऐसा देखिए कि मान लीजिए ये एक मार्केट है, भारत का मार्केट है, यहाँ पे डॉलर्स इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे $10 आ दिया, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे $10 है और यहाँ पे कुछ ही रुपीज, मतलब 2 ही रुपए हैं, ऐसे समझो इस मार्केट के अंदर। ऐसे समझने के लिए अपन सिर्फ इसको समझ, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी ये बताओ, वैल्यू समझ, तो किसका भाव ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रुपीज का भाव ज्यादा होगा, क्योंकि रुपीज यहाँ पर कम है। समझ में आ रहा है कि भाई इतने सारे डॉलर्स जो हैं, इतने सारे डॉलर्स हैं, वो रुपीज को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इतने सारे डॉलर्स रुपीस के पीछे हैं, तो आप देखेंगे रुपये का भाव तो बढ़ेगा ही। तो जब भी ऐसा होता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, इस तरह का केस हो रहा है, जब डॉलर्स ज्यादा हैं और रुपये कम है मार्केट के अंदर, देन रुपी विल अप्रिशिएट, रुपये जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक तरह का कि कहीं बहुत सारे लोग एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। यहाँ पे कोई एक अलग पर्सन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक अलग पर्सन आ जाता है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो इतना सारा क्या है, इतने सारे डॉलर्स जब चेज करेंगे रुपये को, ठीक है, थोड़े ही रुपीज को, टू मच डॉलर इज चेजिंग टू लेस रुपी, देन रुपये का प्राइस तो इंक्रीज होना ही। मतलब जब भी एक्सचेंज रेट जो होगा वो इस तरह का हो जाता है, तो आप देखेंगे जब भी मार्केट जो होता है उसके अंदर डॉलर ज्यादा हो जाते हैं और रुपीज कम हो जाते हैं, तो आप देखेंगे रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज कम है उसके पीछे क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ये अपन ने इन्फ्लेशन के अंदर समझा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर समझो कि ऐसा मार्केट अगर हम देखें जिसके अंदर रुपये तो बहुत सारे हैं, जो जनरली इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाता है, पर डॉलर बहुत कम है, ठीक है। रुपीज बहुत सारे हैं पर डॉलर बहुत कम है। तो अब ये डॉलर ज्यादा है ना, ये डॉलर स्टाइल मारेंगे, इस डॉलर का भाव बढ़ जाएगा। अब ये डॉलर जो होगा उसको खरीदने के लिए इतने सारे रुपीज यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े, तो आप देखेंगे डिमांड यहाँ पर डॉलर की बढ़ेगी। और क्योंकि डॉलर तो एक ही, अगर 10-15 डॉलर होते तो डिमांड इतनी नहीं होती डॉलर की, क्योंकि 10-15 डॉलर हैं और 10-15 रुपीज हैं, तो फिर तो सेम रहता। पर यहाँ पर डॉलर जो होता है वो कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डॉलर जो होगा वो अप्रिशिएट कर जाएगा, डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं, मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं कि जिसके अंदर सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मार्केट को हम देखते हैं, तो मार्केट को देखेंगे तो उस बेसिस पे हम जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसको अपन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है कि आरबीआई ने तो कुछ नहीं देखा, मार्केट कुछ नहीं देखा, आरबीआई ने ये नहीं देखा कि रुपीज ज्यादा है कि डॉलर कम है, ये सब चीजें नहीं देखा।
उसने तो अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट बता दिया कि $1 इक्वल्स टू 65 होगा कल से, तो वो हो गया। तो दैट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वहीं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि यहां पर मार्केट जो है, मार्केट के अंदर कितना डॉलर है, कितना रुपीज है, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट बनी है। उसके हिसाब से है कि $1 इक्वल्स टू 60 होगा कि $1 इक्वल्स टू 65 होगा। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर फ्लोटिंग, और अगर आप कहेंगे तो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो देखिए, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, अंडर दिस एक्सचेंज रेट ऑफ द वेरियस करेंसीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी इन द मार्केट। अगर मार्केट में डॉलर ज्यादा होगा तो डॉलर ज्यादा होगा, और रुपये कम होगा तो रुपये अप्रिशिएट कर जाएगा। अगर मार्केट के अंदर क्या होगा? डॉलर कम होगा, राइट, और रुपए ज्यादा है तो डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। तो यहां पर क्या है, उसके बेसिस पे $1 इक्वल्स टू 60 होगा कि $1 इक्वल टू 65 होगा, ये डिसाइड होगा। तो दैट इज नोन एज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। यहां पर कोई भी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल बैंक की नहीं चल रही, यहां पर मार्केट की नहीं चल रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर मार्केट की नहीं चल रही, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चल रही। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जब ऐसा है, जब ऐसा समझो कि $1 इक्वल टू 60 था और आरबीआई आया और आरबीआई ने कहा कि $1 कल से हो जाएगा 120 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। आरबीआई का ऐसा क्या देता है, तो इसको अपन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे रुपी एप्रिशिएट कराए कि डेप्रिशिएट कराए? रुपीज ना एप्रिशिएट कराए ना डेप्रिशिएट कराए, यहाँ पे रुपीज को बोलेंगे हम डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज हो गया, डीवैल्यूएशन, है ना। दिस इज नोन एज डिवैल्यूएशन। इस टर्म को अपन डिवैल्यूएशन बोलते हैं। वहीं अगर ये चीज मार्केट के बेसिस पे होती, $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, और मान लीजिए डॉलर जो है कम हो गए और रुपीज जो है वो ज्यादा हो गए मार्केट के अंदर, तो $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हुआ। यहाँ पे आरबीआई के कहने से नहीं हुआ, ये हुआ है किसके कहने से? मार्केट के डिमांड और सप्लाई की गेम से हुआ है। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, डिमांड और सप्लाई, उनके कारण हुआ ये, राइट। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे? यहां पर अपन कहेंगे कि रुपीज जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट, यहां बोला जाएगा डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। हुआ एक ही चीज है पर इन दोनों के नाम अलग अलग है। जब ये क्या होगा, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा तो उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे। जब ये क्या करा जाएगा, जब ये करा जाएगा किसके द्वारा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट के द्वारा होगा तो उसको डेप्रिशिएशन बोलेंगे। आई होप दिस टर्म इज क्लियर। और यही अगर मान लीजिए आरबीआई आके बोलता है कि $1 इक्वल्स टू 60 की जगह 30 रुपीज बोल देता है, तो यहां पर आप देखेंगे दिस सिस्टम इज नोन एज रिवैल्यूएशन, इसको रिवैल्यूएशन बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेंसी कौन सी बढ़ेगी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? यहाँ पे रुपीज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यही सिस्टम अगर मान लीजिए इसके अंदर हो जाता है, $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज मार्केट के थ्रू हो जाता है, ठीक है, 30 रुपीज मार्केट के थ्रू हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन एप्रिसिएशन बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। समझ में आ गया? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का मतलब समझ में आ गया सभी को? ये चार टर्म मैंने आपको इसके अंदर अभी समझाई है। तो यहां पर आप देखिए, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के अंदर वैल्यू का रिडक्शन कर दिया, मतलब पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, अब कितना हो गया? $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हो गया, 120 रुपीज हो गया। तो इसको क्या बोले जाएंगे? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक। जब ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है तो उसको डिवैल्यूएशन अपन बोलते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर ये क्या करा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट बाय मार्केट, अगर ये होता है रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय मार्केट, मार्केट के द्वारा किया जाता है तो उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है? इसी तरह से रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था मान लो फॉर एग्जांपल, अब $1 इक्वल्स टू आरबीआई ने आके 30 रुपीज कर दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन रिवैल्यूएशन बोलेंगे। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक, जब ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है तो रिवैल्यूएशन होता है। और अगर आप देखेंगे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब ये होगा, एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय मार्केट। ये मार्केट के द्वारा होगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होगा तो उसको एप्रिसिएशन बोले। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आप सबको इसके अंदर क्लियर है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज एप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डिवैल्यूएशन और व्हाट इज रिवैल्यूएशन।
ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो के अंदर हम समझें। अब हम समझेंगे आगे चलकर, इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। बट कुछ फैक्ट्स आपको मैं पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए आरबीआई ने अभी कभी भी अपना वैल्यू रुपीस को रीवैल्यूड नहीं करा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आरबीआई के द्वारा कि उसने रुपीस को रिवैल्यू करा हो। मतलब $1 = 60 चल रहा होगा तो $1 = 30 कर दिया हो, $1 = 59 कर दिया हो, ऐसा कभी भी आरबीआई ने नहीं करा। पर हाँ, आरबीआई ने डिवैल्यू हमको जरूर करा है करेंसी को 3 बार, 1949 के अंदर, 1966 के अंदर, 1991 के अंदर। 3 बार आरबीआई ने क्या करा है, करेंसी को डिवैल्यू करा है। तो अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आरबीआई ने डिवैल्यू करा है करेंसी को, कितनी बार करा है, तो आप यहाँ पर सन भी आ रखे 1949, 1966 और 1991, 3 बार करा है। ठीक है, ऐसा आता है रिवैल्यूएशन करा है, तो कभी भी आरबीआई ने रिवैल्यूएशन नहीं करा है करेंसी का। ये आपको इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक्सचेंज रेट के। अब इसका इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा मार्केट के ऊपर, ठीक है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, एप्रिसिएशन का इफेक्ट, ये सब चीजें अपन इसके अंदर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। So that's all for today's class. Thank you so much for listening so kindly. Bye bye, take care and have a nice day.